इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 के लिए EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ से सबसे पहला क्लास में डिस्कस करेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले के बारे में। पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो EVS का जो कंटेंट्स है कुछ इस प्रकार हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में डिवाइड करके आपके लिए एक के बाद एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे हैं फैमिली का एक सिंपल मतलब हमने निकाला है, क्योंकि आप सब फैमिली क्या होती है, फैमिली से बिलोंग करते हैं हम सब, इसीलिए हमें अवश्य ही मालूम है फैमिली का मतलब क्या है। तो देखो बहुत सिंपल बात है, फैमिली का मतलब यहाँ कोई फादर रहेंगे, ए का मतलब एंड है, मादर, एम का मतलब है, आई का मतलब है इम्प्लाइंग द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रेन, हयर यहाँ बच्चे भी रहेंगे, एल का मतलब है लव मस्ट प्रिवेल बिटवीन मी एंड यू, आप हम सब में क्या रहेगा, यानी कि परिवार में बहुत ही प्यार रहता है, दुलार रहता है, जिसके चलते हम बड़े हो पाए हैं। तो हम परिवार से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हमें परिवार के बारे में ज्ञात है। चलो आगे बढ़ते हैं। परिवार के बारे में और विशेष चीज़ों को हम जानेंगे। देखो ये परिवार का जो इंग्लिश शब्द है ना फैमिली, ये लैटिन भाषा का फैमुलस शब्द से आया है। ये फैमुलस शब्द का मतलब होता है सर्वेंट या फिर हाउस होल्ड, ठीक है। तो प्राचीन समय में सर्वेंट को लेकर के, यानी कि जो गृह कर्म करने वाले लोग होते थे उनको लेकर के जो गृहस्थी वसा करती थी, सबको मिला करके क्या कहा जाता था, फैमुलस यानी कि फैमिली कहा जाता था। याद रखना फैमिली सोशलाइजेशन प्रोसेस का प्राइमरी ग्रुप है या फिर प्राइमरी एक इंस्टीट्यूट है। मार्डक के अनुसार फैमिली एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिस ग्रुप में एक साथ लोग रहते हैं, कॉमन रेसिडेंट्स है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है वो परिवार के सभी सदस्य मिलकर के सुलझाते हैं, ठीक है। और आने वाले भविष्य के लिए जो रिप्रोडक्शन है, जो अपना संसार को आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में भी परिवार में ही सोचा जाता है, आप सब जानते होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ दो विशेष लोगों का यहाँ हमने दिखाया है। देखो अकॉर्डिंग टू मुरे एंड जेंटनर, इनके हिसाब से फैमिली इज़ अ सोशल सिस्टम एंड प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप मेड अप ऑफ 2 और मोर पर्सन्स लिविंग टुगेदर हु आर रिलेटेड बाय ब्लड। तो परिवार में मुरे और जेंटनर के हिसाब से खून के संपर्क होना चाहिए, शादी का संपर्क होना चाहिए, या फिर हो सकता है किसी का बाल बच्चे अगर नहीं होते हैं तो वो एडॉप्शन भी कर लेते हैं, किसी को ग्रहण करते हैं और इसके बाद वो सब एक साथ मिलकर के खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। According to Works and Locke, family is a group of persons united by ties of marriage। तो वर्ग्स और लॉक के हिसाब से परिवार का मतलब होता है एक ऐसा संस्थान जहाँ शादी से रिश्ता जुड़ती है, खून के संपर्क से रिश्ता जुड़ती हैं और एडॉप्शन से भी रिश्ता जुड़ती हैं, ठीक है। तो वही घूम फिर कर के वही बात। और ये जो परिवार है, परिवार में पति पत्नी रहेंगे, पिता माता रहेंगे, भाई बहन रहेंगे, ये सब मिलकर के रहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हो बहुत ही कॉमन इशू है, कॉमन चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फैमिली। एक परिवार का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो परिवार का विशेष कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि द फैमिली एज अ सोशल ग्रुप इज़ यूनिवर्सल एंड ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैन सोशल लाइफ। देखो ये परिवार का होना एक देश का एक कॉमन फीचर है, क्योंकि हर एक देश में परिवार होता है। हालांकि ये बात सही है, जो दुनिया के अलग अलग देश हैं उनका परिवार का जो व्यवहार है, परिवार का जो सिस्टम है, परंपरा है, ये थोड़ा अलग है। हमारे भारतवर्ष का कुछ अलग है, ठीक है, लेकिन परिवार अवश्य ही है। इट इज़ द फर्स्ट सोशल ग्रुप टू व्हिच द इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड। और हम व्यक्तिगत रूप से सबसे पहला परिवार के साथ ही सोशली इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपोज प्राप्त करते हैं। फैमिली कॉन्टैक्ट एंड रिलेशनशिप्स आर रिपीटेटिव एंड कंटिन्यूअस। ये जो परिवार का जो संपर्क है, रिश्ता है, ये सब
रिपीटेडली होता रहता है, यानी कि आज एक बच्चा का जन्म हुआ है, फिर वह बड़ा होगा, इसका शादी होगा, बेटी हुई है तो इसकी भी शादी होगी, फिर इनके भी बाल बच्चे होंगे, तो इसीलिए ना इसे कंटिन्यूअस कहा गया है। ठीक है, याद रखना। द फैमिली इज़ वेरी क्लोज एंड इंटीमेट ग्रुप। ये जो परिवार होता है ये बहुत ही क्लोज रहते हैं, परिवार के सभी लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। हालांकि आजकल हमारे भारतवर्ष का जो परिवार है उनमें थोड़ा खटास पैदा हो रहा है, ये अलग बात है, लेकिन परिवार के लोग आमतौर पे बहुत ही क्लोज रहते हैं। ये एक इंटीमेट ग्रुप है। इसके बाद वाला पॉइंट है, इट इज़ सेटिंग ऑफ द मोस्ट इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इमोशन के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, परिवार का सभी हम आवेग से जुड़े रहते हैं। ठीक है, द फैमिली अफेक्ट्स द इंडिविजुअल सोशल वैल्यूज़, डिस्पोजिशन एंड आउटलुक इन लाइफ। तो परिवार का बहुत महत्व रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है एक व्यक्ति का सामाजिक मूल्यबोध के हिसाब से। ठीक है, द फैमिली हैज़ द यूनिक पोजिशन ऑफ सर्विंग एज अ लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द लार्जर सोसाइटी। तो एक परिवार क्या करता है, समाज और एक व्यक्ति के बीच में जो संपर्क है, जो रिश्ता है, इसे बहुत ही सशक्त रूप से बनाए रखने में सक्षम होती है। द फैमिली इज़ ऑल्सो यूनिक इन प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी ऑफ सोशल लाइफ। तो सामाजिक जीवन में एक धारावाहिकता, एक निरंतरता लाने के लिए परिवार अनिवार्य होती है। ठीक है, तो हमें आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे परिवार का कार्य क्या होता है, फंक्शंस ऑफ फैमिली। वैसे ये बेसिक चीज़ है, आप जानते हो, ये परिवार में रह कर के हम क्या करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर और जो आने वाले संतान संतति के बारे में सोचते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में सोचा जाता है। बायोलॉजिकल मेंटेनेंस फंक्शन, यहाँ बायोलॉजिकल यानी कि फिजिकल जो नीड है, खाना पानी दाना पानी, ये सब का व्यवस्था परिवार में होता है। सोशलाइजिंग एजेंट के तौर पर परिवार फंक्शन करती है। इसके बाद बच्चों को एक स्टेटस, एक सम्मान जनक स्थिति परिवार ही देती है। सोशल कंट्रोल फंक्शन, तो सामाजिक कोई दिक्कत है उसमें नियंत्रण करने का जो भूमिका है ये परिवार का ही रहता है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण एक फंक्शन है, जिसे कोई अगर आपका आवश्यकता है तो वो कौन पूरा करता है, वो कोई देश का और बंदा नहीं करता है, समाज का और कोई व्यक्ति नहीं करता है, वो आपका परिवार ही पूरी करती है। एजुकेशनल, रिक्रिएशनल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, तो इसके साथ साथ देखो परिवार का शैक्षिक दायित्व है, कार्य है। रिक्रिएशनल, हाँ, जब हम बोर हो जाते हैं एक काम करते करते थक जाते हैं, तब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की आवश्यकता होती है, थोड़ा रिक्रिएट करना पड़ता है हमें। ठीक है, खुशी खुशी हम जीवन गुजारना चाहते हैं, थोड़ा गाना सुनना, थोड़ा सिनेमा देखना और धार्मिक अनुष्ठान या फिर राजनीतिक कार्यकलाप में भी अंशग्रहण करना वो परिवार से ही संभव हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए बहुत ही शानदार प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी ज़्यादा मुशक्कत ना करते हुए, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में सहज गुरु एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। आपको उस लिंक में क्लिक करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है या इंस्टॉल कर लेना है सहज गुरु एप्लीकेशन। और उस एप्लीकेशन में हम बहुत ही शानदार प्राइस पे महज 599 रुपीज़ में पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही कोर्स लॉन्च किए हैं। कोर्स में जाकर के आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में अगर आप अपने आप को एनरोल करेंगे तो आपको लाइव डाउट सेशन मिलेगा, इसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, मॉक टेस्ट भी प्राप्त कर सकेंगे आप। तो बहुत ही शानदार कोर्स है, आप जाकर के हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके डेमो क्लासेस को पहले देख सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अभी जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स पेपर 2 साइंस में देना चाहते हैं, उनके लिए कोई कोर्स अभी मौजूद नहीं है। बहुत जल्द कोर्स हम लॉन्च करेंगे। फैमिली का जो फंक्शंस है ना, इनको मैकीवर ने प्राइमरीली 2 भागों में बांटा है। मैकीवर के अनुसार फैमिली का जो कार्य है ये 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला भाग जो है इसे कहते हैं एसेंशियल फंक्शन, और दूसरा जो भाग है इसे कहते हैं नॉन एसेंशियल फंक्शन। तो एसेंशियल फंक्शन में होता है जैसे कि फूड के बारे में हो, इकोनॉमिक फंक्शन हो, एजुकेशनल, सेक्सुअल, तो ये सब एसेंशियल फंक्शन में आती है। बाकी सब देखो रिक्रिएशनल फंक्शन हो, जैसे कि कहीं जाकर के घूम आना बाहर, हाँ, ये होता है नॉन एसेंशियल फंक्शन, यानी कि वो कार्य करने से भी चलेगा, ना करने से भी चलेगा। ठीक है, तो जो कार्य करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि खान पान का बंदोबस्त करना, ये एसेंशियल फंक्शन में आती है, लेकिन ये घूमना फिरना, फिल्म देखना, ये नॉन एसेंशियल फंक्शन के अंतर्भुक्त है। ठीक है, तो ये मैकीवर का
हिसाब किताब है परिवार को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से फैमिली को किस प्रकार डिवाइड किया जाता है। तो देखो, डिसेंट के हिसाब से, वंश के हिसाब से फैमिली को ना 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है या फिर 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला टाइप है पैट्रिलिनियल परिवार, पैट्रिलिनियल फैमिली। इसका मतलब होता है एफिलिएट्स ए पर्सन विथ ए ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स थ्रू हीज और हर फादर। तो पैट्री ये शब्द से आपको मालूम पड़ रहा है, मान लो आपका परिवार का क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। अब हम जानेंगे कि परिवार का गठन किस प्रकार होता है, क्या क्या होता है। डिसेंट के हिसाब से यानी कि वंश के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो परिवार को 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला टाइप है पैट्रिलिनियल परिवार। तो पैट्रिलिनियल परिवार क्या होता है? इट एफिलिएट्स ए पर्सन विथ ए ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स थ्रू हिज और हर फादर। तो पिता के द्वारा जो लोगों को एक साथ लाया जाता है, एफिलिएट किया जाता है, उस परिवार को पैट्रिलिनियल परिवार कहा जाता है। सिमिलरली माता के द्वारा, माँ के द्वारा एक परिवार को जब चलाया जाता है, एक परिवार को माता के हिसाब से जब चलाया जाता है, माता का जो रिश्तेदार है उनका जो जमावड़ा होता है जिस परिवार में, उसे मैट्रिलिनियल परिवार कहा जाता है। और एक होता है बाइलेटरल परिवार। तो बाइलेटरल परिवार किनको जगह देती है? एफिलिएट्स ए पर्सन विथ ए ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स रिलेटेड थ्रू बोथ हिज और हर पेरेंट्स। तो एक पिता माता के द्वारा जो परिवार एफिलिएट किया जाता है, ठीक है, उसे कहा जाता है बाइलेटरल फैमिली। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे अथॉरिटी के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से या फिर दायित्व के हिसाब से अगर हम परिवार को विभाजित करेंगे तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं परिवार को। सबसे पहला है पैट्रियार्कियल फैमिली। तो पैट्रियार्कियल फैमिली में क्या होता है? अथॉरिटी इज बेस्टेड ऑन द ओल्डेस्ट मेल इन द फैमिली ऑफ्टन द फादर। तो यहाँ जो सबसे बड़ा, सबसे बुजुर्ग जो पुरुष व्यक्ति होगा ना, उस पर सारा का सारा क्षमता नियंत्रित रहेगा, उसे पैट्रियार्कियल फैमिली कहा जाता है। दूसरा है मैट्रियार्कियल फैमिली। तो मैट्रियार्कियल फैमिली में क्या होता है? एक परिवार का जो पूरा क्षमता है वो एक माँ के हाथ में रहता है। ठीक है, अथॉरिटी माँ के हाथ में रहता है। तीसरा है मैट्रिसेंट्रिक फैमिली। यहाँ क्या होता है? देखो, प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस ऑफ द फादर गिव्स द मदर ए डोमिनेंट पोजीशन इन द फैमिली ऑल्दो द फादर में ऑल्सो शेयर विद द मदर इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ क्या होता है? देखो, मैट्रिसेंट्रिक परिवार में मान लो कि एक पिता, फादर क्या है, यहाँ एब्सेंट है कई सालों से, तो क्या कर रही है? माता सारा का सारा डिसीजन ले रही है, लेकिन पिता का योगदान है यहाँ डिसीजन लेने में। माता सिर्फ अकेली नहीं है, पिता भी यहाँ योगदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो परिवार है इसे मैट्रिसेंट्रिक परिवार कहा जाता है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे बेस्ड ऑन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबरशिप, परिवार में कितने सदस्य होंगे और परिवार का ऑर्गेनाइजेशन गठन किस प्रकार होगा, इंटरनल आंतरिक गठन किस प्रकार होगा, इसके हिसाब से परिवार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला टाइप है न्यूक्लियर फैमिली। देखो, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है हम 2 और हमारे 2 या फिर हम 2 और हमारे 1। अर्थात एक परिवार में जब पिता, माता और अपना बच्चे जब रहते हैं तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली। और न्यूक्लियर फैमिली को प्राइमरी और एलिमेंट्री फैमिली भी कहा जाता है। यहाँ और कोई लोग नहीं रहेंगे, यहाँ सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे रहेंगे। दूसरा परिवार होता है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में आप नाम से ही पता लगा सकते हो कि यहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। हो सकता है ये परिवार का जो मुखिया पिता है उनसे रिलेटेड लोग हो, या फिर हो सकता है परिवार का जो मातृ है, माता है, उनसे रिलेटेड कुटुंब हो। एक्सटेंशंस मे बी थ्रू द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एज इन पॉलीगैमस मैरिज। पॉलीगैमस यानी कि जो बहु विवाह प्रथा है ना, उसके हिसाब से मान लो एक आदमी ने 2 शादी किया, तो 2 शादी करने के बाद मान लो कि उनका जो 2 पत्नी है, उनका और बहनें भी है, भाई भी है, उनको जब परिवार बना करके यहाँ रहन सहन करने को देंगे, उनके बाल बच्चा होंगे, तब इसे एक्सटेंडेड फैमिली कहा जाएगा। अब आगे हम और एक टाइप का परिवार को जानेंगे, ये भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और मेंबरशिप का ही हिस्सा है। इसे कहते हैं जॉइंट फैमिली, जो कि हमारे भारतवर्ष में
एक बहुत ही प्रमुख तौर से पाई जाती थी, लेकिन हालांकि अभी का जो सिनारियो है, स्थिति है, वो अलग है। तो चलो जान लेते हैं व्हाट इज ए जॉइंट फैमिली। ए जॉइंट फैमिली इज ए मल्टी जनरेशनल हाउसहोल्ड वेयर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली टिपिकली रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज लिव टुगेदर अंडर वन रूफ। एक छत के नीचे यहाँ हर एक जनरेशन का, यानी कि एक से ज़्यादा जनरेशन का लोग रहा करते हैं। जैसे कि मान लो परदादा रहते हैं, परदादी जी है, दादाजी है, नाना है, नानी है, चाचा है, ताऊ है, ठीक है, बाल बच्चे हैं, नाती पोती, पोता पोती, सब ले करके जो परिवार है ना, इसे क्या परिवार कहा जाता है? इसे कहा जाता है जॉइंट फैमिली। तो देखो न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ क्या है? संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली को कहा जाता है। और एकात्मक परिवार में सिर्फ माता पिता रहते हैं और उनका बाल बच्चे रहते हैं, 2 या 1, ठीक है। तो देखो दोनों प्रकार के जो परिवार है ना, ये मुख्यतः ये भारतवर्ष में विद्यमान है। लेकिन बात यहाँ अगर आप पूछोगे कि कौन सा परिवार बेहतर है, तो भैया मेरे हिसाब से ना दोनों ही परिवार अपने अपने स्थान पर ठीक है। अगर जॉइंट फैमिली का बात करेंगे तो यहाँ डिसीजन मेकिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ मल्टी जनरेशनल लोग रहते हैं, दादा दादी सब रहते हैं मिलकर के, चाचा ताऊ मिलकर के रहेंगे। तो यहाँ जब आप बातचीत करने का जो तरीका है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो कई बार प्रभावित होती है। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली है, उस फैमिली में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग थोड़ा इजी होता है, फास्ट होता है, क्योंकि आपका जो मर्जी है आप अपना मर्जी के अनुसार चल सकते हो और अपना डिसीजन खुद ही तुरंत ले सकते हो। ये थोड़ा बहुत, ये दोनों परिवार में देखो दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। दोनों ही परिवार का जैसे कुछ अच्छाइयाँ है वैसे कुछ बुराइयाँ भी है। अब हम जानेंगे कि ये जो जॉइंट फैमिली है इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। एक नंबर है मल्टी जनरेशनल, यानी कि यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स भी रहेंगे, पेरेंट्स भी रहेंगे, चिल्ड्रंस भी रहेंगे और यहाँ अंकल आंटीज काजिन सब रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है शेयर्ड रेसिडेंस, यहाँ सब मिल करके एक ही घर पे सब रहेंगे, एक ही परिवार बना करके सब अपना एक ही हाउस होल्ड में रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली का, ये सब हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खंगाले हैं तो उसमें सवाल मिला है। पूल्ड रिसोर्सेस, यानी कि जो भी रिसोर्स है वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करके हम अपना जो परिवार का नीड है, अपना जो व्यक्तिगत नीड है, उसे तो पूरा कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ अपना जो परिवार का खर्चा है, दाना पानी है, उसका भी भरपाई कर सकते हैं कलेक्टिव एफर्ट लगा करके। तो इसे पूल्ड रिसोर्सेस कहा गया है। आपका इनकम मान लो कम है, आपका इनकम मंथली मान लो 5,000 है, लेकिन आपका भैया का भी इनकम 5,000 है, तो दोनों मिलकर के अगर शेयर करेंगे, अपना पिता को देंगे तो 10,000 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार कंट्रीब्यूशन हम करके जॉइंट परिवार में रहते हैं। म्यूचुअल सपोर्ट, देखो ये म्यूचुअल सपोर्ट बहुत ही एक शानदार चीज़ है। जॉइंट परिवार में, संयुक्त परिवार में आप रहेंगे तो इमोशनली आप किसी के सपोर्ट पाओगे, सोशली तो बिल्कुल आप सपोर्ट पाओगे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी पाओगे, इसके साथ साथ एक फैमिलियल बॉन्ड भी बना रहता है। इसके बाद देखो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, मेजर डिसीजंस आर मेड कलेक्टिवली। ये जो जॉइंट फैमिली है, जो संयुक्त परिवार है, यहाँ ना जो प्राइमरी डिसीजंस होती है ये सब मिल करके लेते हैं। कौन लेते हैं? परिवार के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो उम्रशाली तजुर्बा वाले व्यक्ति हैं वो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। डिविजन ऑफ रोल्स, यहाँ देखो जो संयुक्त परिवार होता है, जो जॉइंट फैमिली होती है, यहाँ किसका क्या भूमिका है, कौन किस चीज़ में माहिर है, किसको किस चीज़ का महारत हासिल है, उसको अलग अलग दायित्व दिया जाता है। इसे कहा जाता है डिविजन ऑफ रोल्स। कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, देखो इस प्रकार के जो परिवार है ये अपना जो संस्कृति है इसको बहुत शानदार तरीके से निभाती हैं। अपना जो रिचुअल्स है, अपना जो परंपरा है, इनको भी ये पालन करती है, ठीक है। इसके बाद देखो इंटरडिपेंडेंस, देखो ये न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, तो यहाँ क्या होता है, एक दूसरे पर हम आधारित रहते हैं, यहाँ इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है। इसके बाद देखो नंबर 10 पे है पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ जो जॉइंट फैमिली है ये हो सकता है परिवार का जो मुखिया है वो एक पिता है, एक आपका दादाजी हो सकते हैं, परदादाजी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपका परदादी जी परिवार के मुखिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है यहाँ तक आपने बिल्कुल सब समझ लिया होगा। आगे हम जानेंगे फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन अभी क्या है कि रेसिडेंस के हिसाब से, प्लेस ऑफ रेसिडेंस के हिसाब से परिवार को हम और 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है पैट्रिलोकल फैमिली। तो पैट्रिलोकल फैमिली क्या है? रिक्वायर्स द न्यूली वे टू रिसाइड नियर द ग्रूम्स पेरेंट्स। यहाँ क्या करेंगे, ग्रूम का जो पेरेंट है उनके घर जा कर के वो रहने लगेंगे, ठीक है।
या फिर उनके आसपास रहने लगेंगे। इसके बाद देखो मैट्रिलोकल फैमिली का मतलब होता है नियर द ब्राइड्स पेरेंट्स। यहाँ क्या होता है, जो ब्राइड है, ब्राइड का जो पिता माता है ना, ठीक है, ब्राइड का जो पिता माता है उनके आसपास रहने लगेगा। कौन रहने लगेगा? सब मिलकर के। जब ब्राइड ग्रूम, ये शादी हुआ है, ब्राइड का मतलब है पत्नी, आप जानते हो, और तो पत्नी का जो पिता माता है उनके आसपास जब जाकर के रहने लगेंगे तो उसे कहा जाएगा मैट्रिलोकल। और पति का जो माँ बाप है उनके आसपास जाकर के रहेंगे या फिर उनके साथ रहेंगे तो उसे कहा जाएगा पैट्रिलोकल। ठीक है। बायोलोकल, ये बायोलोकल का मतलब होता है प्रोवाइड्स द कपल द चॉइस टू डिसाइड ऑन ईदर पेरेंट्स। तो बायोलोकल का मतलब होता है ये कपल जो नया नया शादी हुआ है ये हो सकता है कि अपना ईदर पेरेंट्स यानी कि दोनों में से, मान लो कि पति का माँ बाप के साथ वो रहेंगे या फिर पत्नी का माँ बाप के साथ रहना चालू करेंगे। नियोलोकल और एक टाइप का परिवार है। ये परिवार क्या करती है? परमिट्स द कपल टू रिसाइड इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर पेरेंट्स। ये इंडिपेंडेंटली अपने पिता माता के साथ रहेंगे, लेकिन ये क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंटली रहेंगे, पूरा अपना सार्वभौम अधिकार पालन करके रहेंगे। इसके बाद होता है एवनक्यूलोकल फैमिली। तो एवनक्यूलोकल फैमिली का मतलब होता है इट प्रेस्क्राइब्स द न्यूली वेड कपल टू रिसाइड विथ और नियर द मैटरनल अंकल ऑफ द ग्रूम। तो ग्रूम का मतलब क्या है? जो पति है, पति का जो मामा है, मामा के साथ या फिर मामा के नज़दीक वो रहेंगे। ठीक है, तो हमें आशा है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। देखो, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जो युवा है उनके लिए, सबके लिए ये फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एक फ्रेंड क्या होता है? जो हमें विपद में, आपदा में जो सहायता करता है ना, जो हमें हमारे जब बुरे वक्त होते हैं तब भी हमारे साथ जो टिका हुआ रहता है, अडिग रहता है, वही है हमारा सच्चा दोस्त। तो दोस्त का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक दोस्त के साथ हम अपना आनंद के वक्त को शेयर कर सकते हैं, दुख को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एक सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको पूर्णतः विश्वास करता है। ठीक है, और ये देखो, दो दोस्तों के बीच जो रिश्ता है, जो संपर्क है, उसे ही फ्रेंडशिप कहा जाता है, दोस्ती कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्ती को अगर आपको लंबे समय तक टिका कर रखना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें, उस दोस्ती में क्या होना चाहिए? ऑनेस्टी होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यानी कि आपका दोस्त आप जैसे हो बिल्कुल उस प्रकार आपको ग्रहण करे, ये होता है अनकंडीशनल। ठीक है, तो क्या होता है? ये सब जो लॉयल्टी है, ट्रस्टवर्थीनेस है, ऑनेस्टी, ये सब एक अच्छा दोस्ती का बेंचमार्क है। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सब तो बहुत ही दोस्ती करते हो यार, आपको मालूम है। ठीक है, तो एरिस्टोटल जी क्या करते हैं? एरिस्टोटल के अनुसार ये जो फ्रेंडशिप है ना, दोस्ती है, ये दोस्ती को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला टाइप है इनका फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी। दिस इज़ ए काइंड ऑफ फ्रेंडशिप वेयर द फ्रेंड इज़ अ पर्सन हु इज़ विथ यू ओनली फॉर द सेक ऑफ हिज और हर ओन इंटरेस्ट। जब एक बंदा आपके साथ, या एक वो बालक हो या बालिका हो, आपके साथ बहुत ही दोस्ती निभा रहा है, लेकिन उसका मतलब है, उसका स्वार्थ के लिए वो सिर्फ दोस्ती निभा रहा है, उसे एरिस्टोटल ने फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी कहा है। दूसरा टाइप होता है फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर। This is a friendship of mutual interest where you and your friends share a common interest or pleasure। जब आप और अपना दोस्त एक कॉमन इंटरेस्ट शेयर करोगे, कॉमन प्लेजर, एक कॉमन चीज़ों में आपको आनंद आता है। मान लो आपको घूमना बहुत पसंद है, आपका दोस्त को भी घूमना पसंद है। मान लो आपको गाना गाना बहुत पसंद है, आपका दोस्त को भी गाना गाना बहुत पसंद है। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये है फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर। इसके बाद तीसरा वाला जो टाइप है, ये है फ्रेंडशिप ऑफ द गुड। इसका मतलब क्या होता है? देखो, दिस इज फ्रेंडशिप ऑफ वर्च्यू। टू फ्रेंड्स हैव म्यूचुअल रेस्पेक्ट। दो दोस्तों का क्या है? एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, सम्मान है, फॉर वन एंड अदर, एक दूसरे के प्रति। ठीक है, और वो क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे का साथ बहुत ही एंजॉय करते हैं। इस प्रकार की जो दोस्ती है, इसे एरिस्टोटल ने क्या नाम दिया है जी? इसे फ्रेंडशिप ऑफ द गुड कहा है।
ठीक है, हमें आशा है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे प्यार रिलेशंस। देखो प्यार रिलेशंस बहुत एक व्यक्ति का जीवन में बहुत ही प्रभाव फैलता है। वो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। ठीक है, ये प्यार रिलेशन आपका जो सहयोगी हैं, आपका सहपाठी किस प्रकार के सोच रखने वाले हैं, किस चीज़ में उनका दिलचस्पी है, किस चीज़ में उनका नहीं, ये चीज़ एक व्यक्ति का, एक बच्चा का भविष्य बिगड़ सकता है या फिर बना सकता है। तो ये जो प्यार रिलेशन है ना, ये अगर अच्छा मिल गया किसी को तो मान लो उसका जीवन एकदम मालामाल हो जाएगा, वो बेचारा सक्सेसफुल बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव प्यार के साथ पड़ गया, पाला पड़ा उसका, तो उसका ना तो सेल्फ एस्टीम अच्छा रहेगा, ना तो उसका रेजिलियंस रहेगा, वो टिक पाएगा। ठीक है, वो हो सकता है उसका मन में नेगेटिव इमोशंस बिल्डअप हो जाएगा, लाइक बुलिंग। ये बुलिंग जब कोई किसी के साथ करता है, ईपटीजिंग जब कोई किसी के साथ करता है, तो इसका नतीजा यही होता है। तो इस प्रकार का जो संपर्क होता है प्यार रिलेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो एक समान उम्र के दोस्त आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है अच्छे दोस्तों को प्राप्त करना। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जब हम माँ बाप बनेंगे तब हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो ये बच्चों का साथ अगर उसका उल्टा पुल्टा कोई गलत हरकत में अगर वो शामिल हो गया ना, तो गई भैंस पानी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है आपने बिल्कुल समझ लिया होगा। अब देखो वर्क एंड प्ले, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। देखो जो काम बच्चों के लिए खिलौना है, खेल है, वो काम हम बड़ों के लिए कई बार क्या हो जाता है, प्रोफेशन बन जाता है। तो वर्क एंड प्ले देखो दोनों ही चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। जैसे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि काम के बिना ना तो प्रोडक्टिविटी अच्छा रहेगा, ना तो सक्सेस मिलेगा लोगों को, ना तो अगर हम काम करने के लिए रुचि रखेंगे तब हम ना तो कुछ सीख पाएंगे, ना तो डेवलपमेंट होगा। इसीलिए वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ना वर्क को वर्शिप बना करके ही आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ प्ले भी बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं ख़ास करके वो तो खेलेंगे ही, एक वो नेचुरल है खेलना, एक नैसर्गिक चीज़ है बच्चों के लिए खेल कूद में पार्टिसिपेट करना। मारिया मोंटेसरी के अनुसार खेल कूद बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो हम खेल खेल में बदलो दुनिया वाले जो भाव हैं उसे जब रखेंगे, जब विद्यालय में खेल खेल के सहारे से बच्चों को सिखाएंगे चीज़ों को, तब जा कर के बच्चे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मेंटल गेम्स के साथ हम बच्चों का विकास कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ के साथ कर सकते हैं। ग्रुप बना करके ग्रुप में अगर हम वो काम कराएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराएंगे, तो टीम वर्क का जो ब्रदरहुड जो है, फ्रेटर्निटी जो है, ये सब विकसित होगा बच्चों में। ठीक है, तो हमें आशा है आपने ये इंपॉर्टेंस भी समझ लिया है। इसके साथ साथ देखो प्ले एक बहुत ही मेजर रोल निभाता है अपना स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। यहाँ स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ मांसपेशियों से नहीं है, यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य के साथ हम दिमागी स्वास्थ्य का भी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो दिमागी तरीके से, दिमागी तौर से अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब हम क्रिएटिवली थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्ले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बैलेंसिंग वर्क एंड प्ले, देखो हम क्या करेंगे, खेल और काम के बीच में एक बैलेंस जब हम मेंटेन करके चलेंगे तब हमारी जो लाइफस्टाइल है ये बहुत ही हेल्दी रहेगी। हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अपना पर्सनल ग्रोथ होगा, अपना देश का भी नाम आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वर्क में भी ज़्यादा फोकस नहीं देना चाहिए, वर्क के साथ साथ प्ले में भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ इज एसोसिएटेड विथ, तो तरुण भारत संघ ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए रनिंग फ्री कोचिंग क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग चलाने का काम करता है तरुण भारत संघ। इसके बाद देखो, हाँ तो याद रखना ये जो तरुण भारत संघ है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाती है, याद रखना। ऑप्शन बी में है रिबिल्डिंग ओल्ड लेक्स। ऑप्शन बी में है ओल्ड लेक्स, जो पुराने लेक्स है, ठीक है, इनको पुनः अच्छा करने के लिए काम करता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आप याद रखना ये तरुण भारत संघ जो है ये पुरानी जो ओल्ड लेक्स है ना उनको रिजुवेनेट करने का काम करती है। ये अलवार में है, राजस्थान का अलवार में है। ठीक है, ये एक NGO है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो फटाफट हम क्लास को
निपटाएंगे, समाप्त करेंगे। आज हम 20 MCQs प्रैक्टिस करेंगे। अल बिरूनी केम फ्रॉम ए कंट्री नाउ कॉल्ड, तो अल बिरूनी एक देश से हमारे भारतवर्ष में आए थे, उस देश का अभी का नाम क्या है? ऑप्शन ए ओमन, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी उज़्बेकिस्तान। तो याद रखना अल बिरूनी जहाँ से हमारे देश आए थे उस देश का पहले का नाम था ख्वाराज़म और अभी का नाम है उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो निम्न में जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है ना, इनको ध्यान से आपको पढ़ना है। ऑप्शन ए या फिर ये जो स्टेटमेंट है, हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, आप क्या करोगे? दूसरों को अपना बैग कैरी करने के लिए मदद करोगे। ऑप्शन बी, लेट द ग्रुप फॉलो यू एंड कीप एट द फ्रंट, आप आगे रहोगे और अपना ग्रुप जो है उसे आप पीछे पीछे आने के लिए बोलोगे। आस्क दोज हु स्टेप बैक हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, जो पेड़ पे सही तरीके से चढ़ नहीं पाते उनको आप क्या करोगे? पीछे रहने के लिए बोलोगे। इसके बाद देखो स्टेटमेंट डी, लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल एंड अरेंज फूड फॉर द ग्रुप, आप क्या करोगे? जो अच्छे नहीं हैं, जो स्वस्थ नहीं हैं, उनके लिए खाना का बंदोबस्त करोगे। ऑप्शन ई में है, फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, आप एक बढ़िया स्थान, अच्छा स्थान ढूंढोगे और वहाँ जाकर के विश्राम करोगे, रेस्ट लोगे। व्हिच ऑफ द अबव आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए ग्रुप लीडर इन माउंटेनियरिंग, तो माउंटेनियरिंग यानी कि पर्वतारोहण जो करते हैं ना उनको माउंटेनियर कहा जाता है। तो पर्वतारोहण में एक लीडर का दायित्व क्या होगा? बड़ा ही कॉमन सेंस लगा करके आपको ध्यान से इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या क्या है? ए, डी और ई। देखो हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, बिल्कुल आपको क्या करना चाहिए? दूसरों को अपना बैग ढोने में मदद करना चाहिए। इसके बाद देखो क्या करना चाहिए? लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल एंड अरेंज फूड फॉर द ग्रुप, आप क्या करोगे? जो सही नहीं है, जिनका हेल्थ अभी सही नहीं है, हेल्थ का इश्यूज जिनका हो गया है, इनको आप देखोगे और उनके लिए खाने का बंदोबस्त करोगे। ये एक लीडर का काम होता है माउंटेनियरिंग के लिए। और लास्ट वाला है फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, आपको एक बढ़िया प्लेस क्या करना है? ढूंढना है, फाइंड आउट करना है और वहाँ विश्राम लेना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। हमें आशा है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया है शायद। ठीक है, तो 4 आगे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 5 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी, तो कर्णम मल्लेश्वरी के संबंध में यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट ए, शी इज़ ए वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। ऑप्शन बी, शी इज़ फ्रॉम केरला। ऑप्शन सी, शी हैज़ मैनी रिकॉर्ड्स टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट्स अप टू 130 kg। इसके बाद है शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 years old। द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर, तो यहाँ सही स्टेटमेंट क्या है? देखो यहाँ सही स्टेटमेंट है ऑप्शन बी में, यानी कि 1 नंबर का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए, इट्स ट्रू। स्टेटमेंट सी, ये 130 से ज़्यादा उठा पाती थी, ये एक वेट लिफ्टर थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, और डी, शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स, 12 साल की उम्र से इन्होंने वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट सी और डी करेक्ट है, बाकी गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कुडुक इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ, कुडुक कहाँ के जनजाति का, कहाँ के लोगों का भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। कुडुक ये एक द्राविडियन लैंग्वेज है जो लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा ओरियन और किसान ट्राइबल पीपल झारखंड में बात करते हैं। ठीक है, तो कुडुक ये है, समझना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए फैमिली इज़ ए यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर, फादर एंड देयर 2 चिल्ड्रन। दिस स्टेटमेंट इज़, तो ये जो बात है, परिवार एक क्या है? यूनिट है जिसमें माता पिता और उनका 2 बच्चे रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, गलत है, आपको बताना है। देखो परिवार में क्या सिर्फ पिता माता रहेंगे और उनका 2 बच्चे रहेंगे? बोलो। ऑप्शन ए, करेक्ट, बिकॉज दिस इज़ व्हाट ऑल इंडियन फैमिलीज आर लाइक। ये बिल्कुल गलत बात है, सभी भारत का परिवार ऐसा अभी नहीं हुआ है, होने को देख रहे हैं लेकिन अभी नहीं हुआ है।
ऑप्शन बी इनकरेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई दैट द चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल। ये देखो, ये चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल, ये बात बिल्कुल गलत है, ये परिवार का डेफिनेशन नहीं है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट बिकॉज देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज एंड वन कैनॉट क्लासीफाई फैमिली एज बीइंग ऑफ ओनली वन काइंड। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत प्रकार के परिवार है। अभी हमने 6-7 प्रकार का परिवार के बारे में डिस्कस किया है, तो एक वाक्य से परिवार को इस प्रकार बता देना सही नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वुमेन आर वीकर देन मैन, इट इज़ ए। अच्छा, महिला पुरुषों से कमज़ोर है, ये क्या है? ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि देखो जेंडर जो है, ये जो वुमेन और वीक यानी कि महिलाएं बहुत ही क्या है, कमज़ोर होती हैं, ये स्टीरियोटाइप है। मतलब ये स्टीरियोटाइप मीन्स ए फिक्स्ड जनरल इमेज और सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव और रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। मतलब ये जो स्टीरियोटाइप है, ये एक प्रकार का सोच है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई सालों से घुस गया है और इसी पर लोग अमल करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए सेट ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। फुल मून डे आप जानते हो, फुल मून डे ये 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो फुल मून डे में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? देखो, ऑप्शन ए में है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक बर्थडे, ये फुल मून में नहीं मनाया जाता। ऑप्शन बी में है दिवाली, गुरु नानक बर्थडे, रक्षाबंधन, ये भी फुल मून में नहीं मनाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन सी में है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, ये देखो बुद्ध, ये जो महाशिवरात्रि है ये क्या फुल मून में मनाया जाता है क्या? ऑप्शन डी में देखो होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे, ये बिल्कुल फुल मून में मनाया जाता है, यानी कि ये पूर्णिमा में मनाया जाता है। ठीक है, अमावस में जो मनाया जाता है वो तो फुल मून नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, क्योंकि होली ये देखो कलर का फेस्टिवल है, ये भी फुल मून में मनाया जाता है, पूर्णिमा में मनाया जाता है। इसके साथ साथ देखो रक्षाबंधन, ये भी पूर्णिमा में ही मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन में ये होता है। ठीक है, ये क्या है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होली मनाया जाता है, सॉरी। ठीक है, फाल्गुन में। तो रक्षाबंधन भी पूर्णिमा में ही होती है, गुरु नानक बर्थडे ये भी पूर्णिमा में होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Which one of the following is वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? निम्न में से कौन सा एक इंटरनेशनल फेम जो कि आंतर्जातिक तरीके से पहचाना हुआ, जान पहचान पाने वाली एक वेट लिफ्टर है? सुनीता विलियम्स, इसके बाद है बचेंद्री पाल, इसके बाद है सूर्यमणि, इसके बाद है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी एक इंटरनेशनल फेम वाले वेट लिफ्टर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देख लेना कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। ठीक है, मैपिंग स्केल्स इन ईबीएस हेल्प डेवलप। अच्छा, ईबीएस में मैपिंग स्केल किस चीज़ को डेवलप करने के लिए मददगार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, रिकॉर्डिंग स्किल। ये मैपिंग स्किल रिकॉर्डिंग का काम नहीं करता है, याद रखना। ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस। यस, ये मैपिंग स्किल का यही मतलब है ईबीएस में कि अलग अलग प्लेस का जो पोजीशन है उनको हम जान पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का भी आपको सही जवाब देना है। कुडुक इज द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। ये देखो, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो कुडुक कहाँ के लोग बात करते हैं? झारखंड के लोग बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत खुशी खुशी से हम सीखेंगे, चीज़ों को बिल्कुल प्रेशराइज्ड होकर के आपको सीखना नहीं है, पढ़ाई नहीं करना है। जब तक आप पढ़ाई को मज़ा नहीं बना पाओगे तब तक आप शानदार तरीके से पढ़ नहीं पाओगे। रीता लिव्स विथ हर वर्किंग मदर, फादर, यंगर ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स, फादर्स ब्रदर एंड हिज फैमिली। देखो रीता कितने लोगों के साथ रहती
हुई है। दिस काइंड ऑफ फैमिली फॉर्मेट इज, तो इस प्रकार का जो फैमिली फॉर्मेट है इसे क्या कहा जाता है? बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो इस प्रकार के जो परिवार है इन्हें क्या कहा जाता है? जॉइंट फैमिली, वेयर ऑल द मेंबर्स लिव टुगेदर, इसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है, बोले तो संयुक्त परिवार कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कल्पना चावला एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट डाइड इन द स्पेस शटल इन व्हिच ईयर? कल्पना चावला का मौत कब हुआ था, किस साल में हुआ था? तो याद रखना कल्पना चावला जो हमारे भारतवर्ष का हरियाणा कार्नल डिस्ट्रिक्ट से थी, हरियाणा कार्नल डिस्ट्रिक्ट, तो ये इंडियन अमेरिका ने क्या थे? एस्ट्रोनॉट थे। ठीक है, महाकाशचारी, महाकाशयान में इन्होंने यात्रा किया था और सक्सेसफुली ये लोग लौट रहे थे, लेकिन 2003 में इनका जो स्पेस शटल एयरक्राफ्ट है ना, इसमें कुछ खराबी आ गई और इसके चलते इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन द ईयर 2003। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।